हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। ये डेलिकेट होती है, थिन, इलास्टिक, माइक्रोस्कोपिक, ट्रांसपेरेंट, रीजेनरेटिव, सेमी परमिएबल, फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, और यह सेल की सबसे आउटर लेयर बनाती है। प्लांट सेल में इसकी आउटर लेयर जो होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल में उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होती है, थिन, पतली होती है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी होती है इसमें, माइक्रोस्कोपिक यानी विदाउट माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकता है, रीजेनरेटिव, रीजेनरेटिव का मतलब है कि दोबारा से एक बार डैमेज हो जाने के बाद दोबारा से ये फिर से डेवलप हो जाती है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने अंदर अलाउ करती है आने जाने के लिए। It allows the movement of selected quantities of selected materials across it. तो सेमी परमिएबिलिटी का मतलब यही है कि ये अपने आर पार सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही आने जाने देती है। सेमी परमिएबिलिटी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सेमी परमेबिलिटी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म पे होती है। तो जब तक हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को नहीं समझते तब तक हम ये इसका नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से मटेरियल्स आर पार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चले जाते हैं। तो सेमी परमेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? Movement of materials from region of higher concentration to lower concentration, यानी materials का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। या हम दूसरा कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए हमने समझाया है कि एक बीकर में हम कॉपर सल्फेट के कुछ मटेरियल लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके कुछ एरिया में कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है, वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज होने लगता है, वो फैलने लगता है, यानी उसके आसपास का कलर नीला हो जाता है। और उसके कुछ समय और बाद, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा कलर जो है वो नीला हो जाता है पानी का। तो कॉपर सल्फेट डिफ्यूज हो गया पूरे पानी में, यानी पूरे पानी का कलर ब्लू हो गया। और इसका एग्जांपल क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। Exchange of oxygen and carbon dioxide through the mechanism of diffusion. Gases diffuse along their pressure gradient. और ये diffusion होता है वो gases में ही होता है। For example, अगर हम कोई अगरबत्ती जला देते हैं किसी भी जगह पर, तो देखते हैं कुछ समय के बाद कुछ ही समय के बाद आसानी से सारे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता है जिसकी वजह से वो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पहले तो वो एक ही जगह रहती है, आपके आसपास रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद
पूरे कमरे में या पूरा जिस एरिया में आप बैठे होते हैं वो पूरे में फैल जाती है। तो ये डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। तो डिफ्यूजन मोस्टली गैसेस में होता है। इसके और कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं? सिग्निफिकेंस है इसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। डिफ्यूजन की वजह से ही मटेरियल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली पूरे सारे पार्ट्स में हो जाता है। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट के उसमें लिया कि कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए ही होता है। नेक्स्ट इज ऑडोरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट पॉलिनेशन। इट्स मीन कि फूलों से जो केमिकल होते हैं और खुशबू फैलाते हैं, उनसे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो फूलों से जो खुशबू निकलती है वो पॉलिनेशन के लिए पक्षियों को अट्रैक्ट करती है। तो ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑस्मोसिस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए ही होता है, बिना मेम्ब्रेन के नहीं हो सकता। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अगर हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो पानी क्या है? सॉल्वेंट, और चीनी क्या है? सॉल्यूट। और पानी और चीनी को मिलाने के बाद जो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ वो हो गया सॉल्यूशन। जो भी आपका घोल तैयार हुआ उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर, और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की ओर मूव करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हमने 3 स्लाइड ली, उसमें हमने एक एक बूंद ब्लड का तीनों स्लाइड पर रखा और तीनों में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रखी। यानी पहली हमने स्लाइड में रखा 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरी स्लाइड में रखा हमने 2% सॉल्ट सॉल्यूशन एंड तीसरी स्लाइड में रखा 0.5% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके जो रिजल्ट होते हैं कि पहली स्लाइड में आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें जो होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट सॉल्यूशन की और आरबीसी की वो इक्वल होती है। इस वजह से जो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है सॉल्ट सॉल्यूशन की 0.9, तो आरबीसी की भी इतनी ही होती है, अबाउट लगभग इतनी होती है। तो इस वजह से उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आता। और ये जो सॉल्यूशन है इसका वो होता है आइसोटोनिक, यानी दोनों के इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी स्लाइड में जहां हम सॉल्ट सॉल्यूशन 2% का रखते हैं तो क्या होता है, वो आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकुड़ जाती है, तो बिकम स्मॉल साइज, और वो छोटे साइज की हो जाती है। यानी आरबीसी के अंदर जो भी उसके जो मटेरियल्स हैं वो बाहर की ओर मूव करने लगते हैं हायर कंसंट्रेशन की ओर। जैसा कि हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूट मूव करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है। यानी ऑस्मोसिस 2 टाइप्स की होती है, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। यानी अगर सॉल्यूट्स का मूवमेंट बाहर की तरफ हो तो वो एक्सोस्मोसिस कहलाता है, और अगर अंदर की तरफ हो तो उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सोस्मोसिस की वजह से वो जो है सिकुड़ जाती है। तीसरी स्लाइड में हमने 0.5% का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, तो उसमें जो होता है ब्लड, उसकी जो आरबीसी की शेप होती है वो फूल जाती है, गोल हो जाती है, राउंड शेप हो जाती है, तो वो होती है एंडोस्मोसिस। यानी जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज है वो कम है, और जबकि आरबीसी की परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो
इसकी वजह से वो इक्वल करने के लिए फूल जाती है। तो यहाँ पर होता है एंडोस्मोसिस, यानी बाहर से अंदर की तरफ उसमें मूवमेंट होता है, इसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए डेली अपने रूटीन में जो आती है चीजें उसमें समझ सकते हैं कि किशमिश को अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो वो कुछ समय के बाद फूल जाती है। उसमें क्या होता है, बाहर का जो पानी होता है वो किशमिश के अंदर, उसकी जो सेल के अंदर वो चला जाता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाना, यानी एंडोस्मोसिस होती है उसमें। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो अचार बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस अचार को नमक लगाकर रख देते हैं। नमक लगाने से क्या होता है, उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी उसमें एक्सोस्मोसिस होती है। एक्सोस्मोसिस के जरिए वो पानी बाहर निकल जाता है और वो अचार काफी समय तक टिका रहता है। तो ये हमारे डेली में हमने ऑस्मोसिस को समझा, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो मैकेनिज्म है जिनके जरिए सेमी परमेबिलिटी होती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबिलिटी की वजह से ही होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेमी परमेबिलिटी एक उसकी कैरेक्टर है। तो आज हमने ये सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कैरेक्टर्स पढ़े, उसके फंक्शंस पढ़े, यानी फंक्शंस प्रोवाइड शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के लिए शेप तैयार करती है, उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसके अंदर बंद रहते हैं। और सेमी परमेबिलिटी में हमने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो आज हमारी वो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।